हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं सागर सक्षम। पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th का जो हमारा संबंध और फलन चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, उसे स्टार्ट किया था और आज के इस वीडियो में उसे ही कंटिन्यू करते हुए हम संबंध और फलन में से संबंध के बारे में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्नावली एक्सरसाइज है वो 2.2 है, 2.2। और मैं जैसा कि हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं प्रश्नों को सॉल्व करके, मतलब मैं तुम्हें क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें इस काबिल बनाने आया हूँ कि तुम खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखो ताकि तुम सच में खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ध्यान से देखना, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि संबंध, ठीक है, हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, लेकिन फिर से बता देता हूँ। संबंध सभी नंबर्स में भी होता है, मैथ्स में भी कुछ ना कुछ रिलेशंस होता है सभी नंबर्स में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ 3 और 9 में क्या संबंध है, तो हमें मालूम है 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसी तरह से इस तरह का 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसमें संबंध है कि हाँ, इसका स्क्वायर करने पे इतना आ जाता है, तो ये स्क्वायर वाला रिलेशन हो गया। अगर हम क्यूब वाला करते हैं, जैसे 2 का क्यूब इतना 8 होता है, तो यहाँ भी एक संबंध बन रहा है। अगर और कोई संबंध देखते हैं तो 2 में 1 जोड़ने पे 3 आता है और 3 में 1 जोड़ने पे 4 आ जाता है, तो ये भी इसमें क्या है, एक संबंध है। तो इसी तरह का संबंध होता है मैथ्स में भी, और मैथ्स में संबंध होता है तो संबंध के बारे में पढ़ना भी है। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे डायरेक्ट संबंध नहीं, हम संबंध समुच्चय के आधार पे पढ़ने वाले हैं। तो चलो संबंध सीखते हैं कि संबंध क्या है। 2 समुच्चय ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ए कोई समुच्चय ले लिया, बी भी कोई समुच्चय ले लिया। अब ए में मान लो 1 2 3 और बी में समुच्चय ले लिया हमने ए और बी। सिर्फ 2 लिया क्योंकि जितना कम लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अब संबंध सीखने से पहले हमें कार्तीय गुणन सीखना जो होगा, जो कि हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में कार्तीय गुणन को, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जो है, यानी समुच्चयों का कार्तीय गुणन है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक वेन आरेख के थ्रू सीखने वाले हैं। कि अगर मान लो ए हमारा एक समुच्चय है 1 2 3 और बी जो है एक दूसरा समुच्चय है ए और बी, तो एक को जो हम करेंगे रिलेशन ए के साथ भी बनाते हैं, बी के साथ भी, ठीक है। फिर 2 का भी बनाएंगे, ए के साथ भी, बी के साथ भी। 3 का भी बनाएंगे, ए के साथ भी और बी के साथ भी। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, कार्तीय गुणन हो जाता है। तो अब कार्तीय गुणन के, ये तो हो गया कार्तीय गुणन का हमारा वेन डायग्राम, मतलब वेन आरेख। इसको तीर का निशान भी यहाँ पे दिया जाता है, तो तीर का निशान भी इस तरह से दे सकते हैं। तो ये वेन आरेख बन गया। अब इसको हम क्या लिखते हैं कि कार्तीय गुणन को, इसको हम इंडिकेट करने का तरीका रहता है a इंटू बी करके लिखते हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारे 1 a, दूसरा 1 b। फिर अब 2 के साथ भी है 2 a 2 b। फिर लास्ट में 3 a और 3 b। तो इतना कुछ हो गया हमारा a इंटू बी में। और एक और चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें a इंटू बी जो होता है वो b इंटू ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि b इंटू ए अगर हम करते तो ये कुछ और आता हमारे पास। a पहले हो जाता, 1 बाद में आता, b पहले होता, 1 बाद में आता हमारा, ठीक है। तो ये तो था हमारा कार्तीय गुणन, और कार्तीय गुणन की मदद से हम सीखने वाले हैं संबंध को। तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये वाला तो समझ में आ गया होगा। एक एक प्रोडक्ट लेके हम सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट आ जाता है, यानी समुच्चयों का कार्तीय गुणन आता है। और कार्तीय गुणन में से, अब कार्तीय गुणन में इतने सारे प्रोडक्ट हो गए ना, मतलब इतने सारे अवयव हैं ना हमारे पास, इतने सारे पद हैं हमारे पास। सभी पदों को देखो, सभी पद में 2 2 अवयव भी हैं। अब इसी में से कुछ हम उठा लेते हैं और उठा के एक समुच्चय बना देते हैं। तो वो समुच्चय, अब इसमें कोई रिलेशन होगा तभी तो उठाएंगे ना। चलो मैं इसी में से समझा देता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाला, इसको समझना। अब अगर मान लो कार्तीय गुणन, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन लिया। 2 समुच्चय थे हमारे पास, ए और बी, 2 अलग अलग समुच्चय थे हमारे पास, उनका कार्तीय गुणन किया। अब इस कार्तीय गुणन को लेके हम कुछ एक रिलेशन बना लेते हैं, एक संबंध आर बनाते हैं, जो कि एक ऐसा समुच्चय बनता है जिसमें मान लो एक ए लिखा हमने और 2 बी लिख दिया। अब तुम देखो संबंध इसमें क्या दिख रहा है तुमको। एक जो है ए जो है पहला होता है अक्षर
अंग्रेजी वर्णमाला का, बी दूसरा अक्षर होता है। तो ये संबंध हो गया इन दोनों में आपस में कि ए संबंध क्या हो गया कि ये जो प्रथम पद है वो दूसरे पद को ये निरूपित कर रहा है कि ये क्या है, इसका मतलब ए अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहला अक्षर होता है, बी जो होता है दूसरा अक्षर होता है। तो इस तरह का संबंध अपने से भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब और एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा, उसके बाद बाकी चीज़ें भी हम सीखने वाले हैं, तो ध्यान देना। चलो दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ए और एक करके लिया था, तो समझने में कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा अगर हो गया तो चलो एक और नया संबंध सीखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक समुच्चय ले लिया P, इस बार कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। बुक का ये एग्जाम्पल है, अगर बुक में देखोगे तो समझने में तुम्हारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, समझ में ज़्यादा बेटर आएगा। और Q एक दूसरा समुच्चय है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं, क्या क्या लिखा लिख देते हैं। इसमें पद है हमारे पास A, B और C, और इसमें कुछ नाम है हमारे पास जैसे अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। अली, भानु, बिनोय, चंद्रा एंड दिव्या। अब P और Q दो हमारे पास समुच्चय हैं, ध्यान से समझना। P और Q दो अलग अलग समुच्चय हैं। जब हम इनका कार्तीय गुणन करेंगे, तो हमारे पास कितने सारे मतलब अवयव कितने सारे हो जाएंगे कार्तीय गुणन में इनके। तो इसमें 3 अवयव हैं ना, 1 2 3। इसमें कितने हुए, 1 2 3 4 5। इसमें 3 अवयव हैं, इसमें 5 अवयव हैं। तो 3 गुने 5 यानी कि टोटल 15 अवयव हमारे पास होंगे। 15 अवयवों का एक समुच्चय बन जाएगा। उस समुच्चय को चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा कि P इंटू Q करते हैं हम, तो हमारे पास बनेगा समुच्चय 15 अवयवों का, जिसमें पहला तो होगा A का अली के साथ बनेगा, फिर A का भानु के साथ, A का बिनोय के साथ, A का चंद्रा के साथ, A का दिव्या के साथ। तो A का 5 के साथ बनेगा, फिर B का भी 5 के साथ बनेगा, C का भी 5 के साथ बनेगा। तो अभी मैं सारा लिखने तो नहीं वाला, लेकिन मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे बिना लिखे भी। फिर यहाँ पे मैंने डॉट डॉट लिख दिया है, जैसा कि तुम्हें मालूम है कि सी के साथ बिनोय लिख दिया, ए के साथ ही लिखते हैं। चलो तो अब हमें मालूम है सबके साथ इसका बनेगा कुछ ना कुछ। अब हमें संबंध क्या करना है कि संबंध अपनी मर्जी से हम कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर हम कोई एक संबंध आर बनाते हैं तो अब कुछ भी संबंध बना सकते हैं ना हम, प्रथम पद और द्वितीय पद में कुछ भी संबंध हम अपने मन से सोच सकते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे बुक में जो तुम्हारे दिया हुआ है वह ए के साथ अली का जोड़ा हुआ है, और उसके बाद बी के साथ भानु है, और बी के साथ बिनोय भी है, और फिर एंड में सी के साथ चंद्रा है। तो अब देखो यहाँ पे हमको मालूम है आर का एक समुच्चय हमारे पास बन गया। आर एक ऐसा समुच्चय बन गया है जो P और Q दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का एक उप समुच्चय है, जो P और Q के अवयव में एक संबंध को बताता है। यानी कि R संबंध क्या होता है समझना। संबंध दो समुच्चयों के, दो अलग अलग समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल के का एक उप समुच्चय होता है, जो दोनों समुच्चयों में, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। संबंध क्या है, संबंध दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का एक उप समुच्चय होता है, जो दोनों समुच्चयों में कुछ संबंध को बताता है। अब यहाँ पे ये संबंध को क्या बता रहा है, तो ये तो हमारा रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। अगर इसी को समुच्चय निर्माण विधि में लिखा जाए तो ये इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, R, जहाँ पे इसे तो XY लिखेंगे, ठीक है, और साथ में ये भी बताएंगे कि X जो है Y के नाम का प्रथम अक्षर है, और एक और चीज़ साथ में हम इसमें लिखेंगे कि X जो है अवयव है P का, और Y जो है अवयव है Q का, और ये है हमारा संबंध। इस तरह से संबंध को दो तरीका देख लिया हमने कि संबंध हमारा ये रोस्टर रूप में, ये समुच्चय निर्माण विधि के रूप में,
और फिर एक बार फिर से बोलूँगा तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा, या फिर नहीं भी बोलूँगा तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन बोल देता हूँ मैं। संबंध की परिभाषा थोड़ा इस तरह से कि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, ये कहाँ पे ख़त्म होता है, 15 अवयव होते तो ख़त्म होता, 15 अवयव पूरे मैंने इसमें नहीं लिखे हैं। तो संबंध क्या है, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये कार्तीय गुणनफल है। इसका उपसमुच्चय इसलिए क्योंकि इसके सभी अवयव इसमें नहीं है, लेकिन इसके सारे अवयव इसमें हैं, तो ये इसका एक उपसमुच्चय होगा। तो संबंध दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का ऐसा उपसमुच्चय है जो इस पद में क्या नाम है इसका, समुच्चय P और समुच्चय Q के बीच में कुछ ना कुछ संबंध को स्थापित करता है, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन बता रहा है हमारा। तो ये x और y, इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं कि x और y लिख दिया, और x जो है y के नाम का प्रथम अक्षर है, x वाला जो है y, x वाला पहला पद है ना हमारा, तो y के नाम का प्रथम अक्षर है, साथ में x जो है अवयव है p का अवयव है x, और y जो है अवयव है q का, ये है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रतिबिंब क्या है, प्रांत, परिसर, सहप्रांत और ये सब कुछ क्या क्या है, ये सब कुछ हम लोग बारी बारी से देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ। तो अब हम लोग संबंध के बाद सीखने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में, लेकिन प्रतिबिंब के बारे में सीखने से पहले संबंध की एक और परिभाषा देख लो। मतलब परिभाषा वही है, लेकिन यहाँ पे हम लिख क्या रहे हैं, जैसे मान लो एक कोई फिर से कुछ भी एक समुच्चय है हमारा, लिख लेते हैं 1 2 3, और B कोई दूसरा समुच्चय है 2, कुछ और लिखते हैं 4 5 और 6। B कोई दूसरा समुच्चय है, A और B दो अलग अलग समुच्चय हैं। अब परिभाषा से बनाते हैं, पहले A और A गुने B कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कार्तीय गुणन के बिना तो संबंध स्थापित कर नहीं सकते ना। तो कार्तीय गुणन जब करते हैं इसका, तो हमारे पास इसमें भी 3 अवयव हैं, इसमें भी 3 अवयव हैं, टोटल 9 अवयव होंगे। 9 अवयव वाला एक हम 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6। ए और बी का कार्तीय गुणन भी हमारे पास आ गया। संबंध के बारे में हम क्या जानते हैं, संबंध दो समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणनफल के ऐसे उपसमुच्चयों का समुच्चय है, कार्तीय गुणनफल के ऐसे उपसमुच्चयों का समुच्चय है जो प्रथम तथा द्वितीय पद के बीच में कुछ ना कुछ संबंध को स्थापित करता है। समझना। तो आर जैसे मान लो कुछ बनाते हैं हम यहाँ पे, आर जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ, हाँ आर मैंने ये बना दिया 2 4 और 3 6। अब देखो संबंध क्या था, ठीक है, दो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल करने के बाद एक ऐसा उपसमुच्चय लेते हैं जो इनके उपसमुच्चय ए मतलब कार्तीय गुणनफल का जो उपसमुच्चय है ये वो प्रथम पद तथा द्वितीय पद के बीच में कुछ ना कुछ संबंध बताता है। यहाँ पे संबंध क्या बता रहा है तुम देख रहे हो, द्वितीय पद जो है वो प्रथम पद का दोगुना है, द्वितीय पद प्रथम पद का दोगुना, और कुछ इसमें से ऐसा नहीं है जो द्वितीय पद प्रथम पद का दोगुना हो। तो इस वजह से हमारे इसमें सिर्फ 2 अवयव आए। अब इतना होने के बाद जो ये द्वितीय पद होता है ना हमारा, वो प्रथम पद का क्या होता है, प्रतिबिंब कहलाता है। द्वितीय पद प्रथम पद का प्रतिबिंब कहलाता है, इसी को प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत सिंपल था, प्रतिबिंब खत्म। अब प्रांत, परिसर, सहप्रांत, परिसर और सहप्रांत मतलब संबंधों की संख्या, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखते रहना, समझ में आएगा। अब हम प्रांत के बारे में इसी एग्जांपल से समझ लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अलग से एग्जांपल लिखे बिना अगर हमारा काम चल रहा है तो क्यों ना। तो आर जो है एक संबंध है जो फिर से सेम लाइन में फिर से बोल रहा हूँ, ए और बी 2 अलग अलग समुच्चय थे, इनका कार्तीय गुणनफल किया। अब कार्तीय गुणनफल करने के बाद ये हमारे पास एक नया समुच्चय आ गया। अब इसका एक उप समुच्चय लेते हैं जिसमें प्रथम अवयव और द्वितीय अवयवों के बीच में, यानी प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होता है। और यहाँ पे हमने संबंध क्या देखा है, तो प्रथम अवयव का दोगुना द्वितीय अवयव है। इसके बाद हमने सीखा कि अब ये जो आर एक नया समुच्चय है हमारे पास, इसका जो प्रथम अवयव है द्वितीय अवयव का आधा है,
प्रथम अवयव द्वितीय अवयव का आधा है और द्वितीय अवयव प्रथम अवयव का क्या है, दोगुना है, और इसको हम लोग द्वितीय अवयव को प्रथम अवयव का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रांत किसको कहते हैं, तो अब आर के संबंध के प्रथम पदों का अगर कोई समुच्चय हम बना लेते हैं, यहाँ पे अब एक समुच्चय बनाते हैं जिसमें 2 और 3 है, तो ये आर के प्रथम पदों का जो है ना, प्रथम वाले पद का समुच्चय है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रांत। ठीक, परिसर किसको कहते हैं वो समझना, तो परिसर होता है द्वितीय पदों का समुच्चय, तो यानी 4 और 6 लिख दिया हमने। आर के संबंध के प्रथम पद का जो समुच्चय होता है वो प्रांत होता है, द्वितीय पद का जो समुच्चय होता है वो परिसर होता है। अब सहप्रांत क्या होता है, तो हमको मालूम है कि आर ये था, ठीक, बी, ए और बी के कार्तीय गुणन किया था ना हमने, तो बी जो है हमारा, बी ही है हमारा 4, 5, 6, ये है हमारा सहप्रांत। तो बी क्या है हमारा सहप्रांत। अगर यहाँ पे a इंटू बी की जगह b इंटू ए किया होता तो a हमारा सहप्रांत हो जाता। ठीक है, आगे समझना, परिसर जो होता है उप समुच्चय होता है सहप्रांत का। ये परिसर है ना, इसमें 4 और 6 हैं, अब इसमें 4, 5, 6 हैं, तो ये परिसर सहप्रांत का उप समुच्चय होता है। यहाँ पे लिख रखा है मैंने बताने के लिए, और यहाँ पे बराबर भी लिखा है क्योंकि कभी कभी ये बराबर भी हो सकता है। अब बराबर किस कंडीशन में होगा, अगर मान लो कि यहाँ ए की जगह बी की जगह ए ही लिखा रहता है तो उस कंडीशन में तो दोनों बराबर हो जाते ना। और बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे संबंध अगर हम कुछ और लेके चलते तो भी बराबर हो सकता था, तो बराबर भी हो सकता है और उप समुच्चय भी हो सकता है। उप समुच्चय, परिसर किसका उप समुच्चय हो सकता है, तो सहप्रांत का उप समुच्चय। देखो यहाँ पे परिसर में 4 और 6 हैं और इसमें सहप्रांत में 4, 5 और 6 हैं, तो ये इसका उप समुच्चय तो हमें दिख ही रहा है। लेकिन अगर संबंध कुछ और लिया रहता है हमने, मतलब यहाँ पे तो दोगुना वाला संबंध ले लिया तो हमारा 2 ही अवयव ही आया था इसमें, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे सिर्फ ये उप समुच्चय आ रहा है, सबसेट आ रहा है, लेकिन ये इक्वल भी आ सकता था, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं ये है संबंधों की संख्या, कि आप किसी भी उप समुच्चय में, मतलब किसी भी समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल में संबंधों की कुल कितनी संख्या हो सकती है। अब इसी वाले में देखते हैं, तो हमने तो सिर्फ एक ही संबंध लिया था ना, कि दोगुना वाला कॉन्सेप्ट ले लिया, एक संबंध ले लिया, संबंधों की संख्या टोटल कितनी हो सकती है, तो वो अब हम सीखेंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हो सकता है किसी न किसी संबंध में ये जो परिसर है इस सहप्रांत का एक इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। जरूरी नहीं है कि हमेशा उप समुच्चय रहे, बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे देखो साइन कौन सा लिखा है, उप समुच्चय और बराबर दोनों लिखा है, तो परिसर सहप्रांत का उप समुच्चय होता है या फिर बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे पहले संबंधों की संख्या निकालना, तो चलो संबंधों की संख्या निकालते हैं। तो सारे टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम आ गए हैं अंत में संबंधों की संख्या पे। तो संबंधों की संख्या कितनी हो सकती है, देखो ए कोई समुच्चय है, कुछ भी लिखते हैं, फिर से ए बी 2 ही लिखेंगे इस बार, क्योंकि जितना कम रखेंगे मल्टीप्लाई होगा तो उतना कम रहेगा ना हमारे, इसलिए। और इसमें लिख लिया हमने कुछ भी, क्या लिख लूँ, 3, 4 लिख दिया। ठीक, तो किसी भी समुच्चयों के संबंधों की जो कुल संख्या होती है वो इसके गुणनफल के, मतलब इसके कार्तीय गुणनफल में कुल कितने उप समुच्चय होंगे। कार्तीय गुणनफल में समुच्चय कितने, मतलब कार्तीय गुणनफल करेंगे तो क्या क्या आएगा, ये देखो पहले A3 A4 और क्या बचा B3 B4। अब इसमें ये कार्तीय गुणनफल है इसका, ए और बी का कार्तीय गुणनफल में उप समुच्चयों की संख्या को टोटल कितनी हो सकती है, उसे हम कहते हैं संबंधों की संख्या। यानी कि ए और बी समुच्चय ए और बी में संबंधों की कुल संख्या किस बात पर निर्भर करेगी, तो ए गुणे बी में उप समुच्चयों की कुल कितनी संख्या होगी। अब पहले तो ए गुणे बी में अवयव कितने, ये देखो ए और बी में अवयव 1 2 3 4 अवयव हैं टोटल। तो हमें मालूम है किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की कुल कितनी संख्या होती है, तो उसमें जितने भी अवयव रहते हैं उसको 2 के पावर में लिख दो, उतने उप समुच्चय होंगे। ये हमने पुराने वीडियो, समुच्चय वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो यहाँ पे भी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे 2 पे पावर 4 है तो 2 पे पावर 4 कितना होता है भाई हमारा, 2 पे पावर 4 हो जाता है हमारा 2 दूनी 4 चौके 16, ये हमारा 16 आएगा। तो इसमें कुल कितने अवयव हो जाएंगे हमारे 16। ठीक है,
तो इस वजह से इसके जो क्या होंगे संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। तो सिर्फ ए और बी में देखो दो दो अवयव हैं तो भी इसके संबंधों की संख्या आ गई 16। अगर 2 से ज़्यादा अवयव होते तो कितनी ज़्यादा आ जाती, ठीक है ना। और हमने तो वहाँ पे एक ही संबंध लिया था, जस्ट अभी पिछले जो हम प्रांत और सहप्रांत समझ रहे थे तो एक ही संबंध लिया था, तो इसी वजह से उपसमुच्चय आया था और बराबर नहीं आया था, नहीं तो बराबर भी आ सकता है वो, ठीक है। तो वैसे तो मैं आने वाला था एक्सरसाइज 2.2 पे, लेकिन मैंने बोला था कि थोड़ा सा उपसमुच्चयों की संख्या पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना है, तो डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लो ए हमारा क्या है, एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 हमने लिख दिया है, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो उपसमुच्चयों की संख्या मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ ए पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ ए है इसमें 3, यानी ए में अवयवों की संख्या 3 है, तो उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 यानी कि 8। तो कैसे 8 इसमें उपसमुच्चय होंगे, तो चलो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कहते हैं, जिसको उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होता है उसको घात समुच्चय भी कहते हैं। और घात समुच्चय को हम लोग पी ए से इंडिकेट करते हैं, तुम लोगों को अगर याद होगा तो मैं बता रहा हूँ। तो पी ए जो है क्या हो सकता है हमारा, हमें मालूम है फाई किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरा अगर हम 1 करते हैं, उसके बाद 2, फिर 3, ये भी अब हो गया। उसके बाद 1 2, कोष्टक 1 3, फिर क्या हो गया भाई हमारा 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 8 पे क्या होगा 1 2 3, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी समुच्चय खुद का भी एक उपसमुच्चय होता है। तो टोटल हमें देख लो 8 आया था हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 उपसमुच्चय हमने बना के दिखा दिया। तो यही होता है, अब 8 उपसमुच्चय हमारे इसके आ गए। तो बस यही बताना था। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 पे। तो एक्सरसाइज 2.2 पे हम आ चुके हैं और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन टच करूँगा, बाकी तुम सब खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। और कमेंट आज तक तो कभी आया नहीं किसी का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उम्मीद है कभी ना कभी आएगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं, कुछ लोग कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। लेकिन ऐसे किसी को डाउट जैसा रहता है ना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो वाला बता दो, ऐसा कोई से कमेंट नहीं किया अभी तक। इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई कमेंट करेगा तो मुझे भी खुशी होगी। बाकी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक दिया हुआ है और आर दिया हुआ है हमारा समुच्चय निर्माण विधि के रूप में। तो ए से ए का एक संबंध आर लिखिए, इसके प्रांत सहप्रांत और परिसर लिखिए। चलो कुछ तो है अच्छा सा क्वेश्चन, चलो समझते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, पहले मान लीजिए जो दिया था ए लिख लेते हैं। ए में हमारा क्या है 1 2 3 डॉट 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 दिया, तो मैं अभी डॉट 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 ही लिखूँगा, 14 तक लिख दिया है। अब आर एक संबंध दिया हुआ है हमारे पास जो इस तरह से है एक्स और वाई, जहाँ पे 3x जो है उसमें से y माइनस करते हैं तो आता है 0, और जहाँ x और y दोनों एलिमेंट हैं a का। और इस तरह से हमें इसके बोला है कि a से a का एक संबंध r लिखिए, इसके प्रांत सहप्रांत और परिसर लिखिए। अब हम देख रहे हैं कि x और y दोनों a का ही क्या है, अवयव हैं। ये वाला साइन याद है ना, अवयव होता है किसी समुच्चय का जो अवयव होता है। जैसे यहाँ पे a बराबर मैंने लिख दिया a e i o u, इसका मतलब होता है कि a जो है अवयव है a का, स्मॉल a अवयव, e जो है अवयव है a का, इस तरह से लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ कि यहाँ पे जो r है एक संबंध स्थापित किया गया है। किस पे संबंध किया गया, x और y दोनों a के ही अवयव हैं। तो संबंध स्थापित किया गया a से a का, यानी कार्तीय गुणन जो हमें करना होगा वो करना होगा a गुने a। तो अब हमें मालूम है a गुने a, लेकिन यहाँ पे हम a गुने a करने नहीं वाले हैं, हम ऐसे ही डायरेक्टली करेंगे क्योंकि a गुने का a करने हमें कहा ही नहीं गया, हमें तो सीधे सीधे r के बारे में डिस्कस करना है ना। तो हम r पे डिस्कस करते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिया, हमें रोस्टर विधि में इसको करना होगा, और रोस्टर विधि में करने के बाद हमें इसका प्रांत परिसर और क्या क्या लिखा हुआ था भाई, प्रांत सहप्रांत और
परिसर लिखना होगा। चलो भाई लिखते हैं। सबसे पहले चीज़ सहप्रांत तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि सहप्रांत जो होता है अगर हम a इंटू ए करते हैं तो जो दूसरा वाला होता है वही सहप्रांत होता है। तो सहप्रांत में तो ये सारे के सारे हो जाएंगे, तो सहप्रांत यहीं पे ख़त्म हो गया, यही हमारा सहप्रांत है। अब हमें बचा क्या हमारे पास, प्रांत और परिसर। तो प्रांत और परिसर में क्या होता है, चलो लिख लेते हैं। पहले आर बनाते हैं, एक्स और वाई बनाना है। तो एक्स क्या है कि एक्स हम कुछ भी ले सकते हैं। एक्स अगर हम एक लिया, हमने एक लिया क्योंकि प्रथम पद तो ए से ही लेंगे और दूसरा भी ए से ही लेंगे क्योंकि ए गुने ए ही करना है हमें, ध्यान देना जो बोला मैंने। एक अगर लेते हैं तो दूसरा वाई क्या लेंगे, 3x में से y घटाने पे 0 आना चाहिए, यानी कि 3x में से y, 1 का 3 गुना करेंगे 3 में से कितना घटाएंगे, तो 3 में से 3 घटाएंगे तभी 0 आएगा, तो दूसरा हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो एक लिया हमने, दूसरा वाला इसका तिगुना होना चाहिए। कहने का मतलब दूसरा अगर 2 लेते हैं हम तो आगे जो है हमारा 6 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 में 3 से गुना करेंगे 2 3 6 होगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा, इस वजह से। तीसरा जो हम अगर 3 लेते हैं तो इसके साथ आ जाएगा हमारा 9। चौथा हम अगर 4 लेते हैं तो आ जाएगा 12। पाँचवा अगर हम 5 लेते हैं तो 5 या 15। अब तुम देखो यहाँ पे एक चीज़ कि यहाँ ये 14 तक ही लिमिटेड है, ये 14 तक ही लिमिटेड है ना, है ना, 14 से आगे है नहीं इसमें। तो 15 तो यहाँ आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि माना कि ये 15 जो है द्वितीय मतलब a गुने a में जब हम करेंगे तो b रहता तो हो सकता था 15 उसमें हो, लेकिन b हमें नहीं है, यहाँ पे a का a में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कार्तीय गुणन a से a का गुणन संबंध स्थापित कर रहे हैं ना हम लोग, तो इस वजह से ये वाला इसमें आ नहीं पाएगा क्योंकि 15 जो है इसमें है ही नहीं। तो अब हमारे पास जो बचा है वो है ये 4 अवयवों वाला एक संबंध। अब हमें क्या करना है, इसी का सहप्रांत हमने पहले निकाल दिया है, ठीक है। अब हमें प्रांत और परिसर चाहिए। तो प्रांत के बारे में हम क्या जानते हैं, किसी भी संबंध का जो प्रथम अवयव होता है, सॉरी अवयव नहीं, प्रथम वाला जो मतलब ये जो युग्म, क्रमिक युग्म का प्रथम पद जो होता है, क्रमिक युग्म बना हुआ है ना, ये हमारा युग्म जो बना हुआ है, जोड़ी जो बना हुआ है, उसका जो प्रथम पद होता है वो प्रांत होता है। तो प्रथम पद प्रांत नहीं होता, प्रथम पद का समुच्चय जो होता है वो प्रांत होता है। तो प्रथम पद का समुच्चय बना लेते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा प्रांत। परिसर जो होगा वो हमारा द्वितीय क्रमिक युग्म के द्वितीय पद का समुच्चय होता है। तो ये हो जाएगा 3 6 9 और 12, ये हो गया हमारा परिसर। और एक चीज़ जो हमने पढ़ा था कि परिसर जो होता है वो उपसमुच्चय भी होता है और इस तरह से बराबर भी हो सकता है, उपसमुच्चय भी हो सकता है, किसका, सहप्रांत का। तो यहाँ पे वो चीज़ भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि सहप्रांत तो हमारा यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक, और परिसर ये 3 6 9 12 है, और ये इसका अभी भी उपसमुच्चय आ गया है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें जो प्रांत परिसर और सहप्रांत बोला गया था, प्रांत ये, परिसर ये, सहप्रांत यही पहले में मैंने बता दिया था। तो उम्मीद करूँगा कि समझ में आया होगा। तो आते हैं दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, और मैं अब देखो यार कमेंट कम आता है ना थोड़ा सा, तो क्वेश्चन पढ़ने का भी थोड़ा सा मन कम करता है। तुम चाहते हो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो अच्छे से प्यारे से कमेंट करते रहा करो। और मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ। ऐसे कोई बात नहीं है, वैसे भी 2 क्वेश्चन तो मैं बताने ही वाला था ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मान लीजिए आर जेड पर आर इस तरह से कुछ दिया हुआ है, एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है, आर का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन, पूरा पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। आर जो है जेड पर आर दिया हुआ है, चलो आर देखते हैं। आर कुछ इस तरह से है, ए बी, ठीक है, जहाँ पे ए कॉमा बी दोनों के दोनों एलिमेंट हैं z के, दोनों के दोनों z के अवयव हैं, और a माइनस बी जो है एक पूर्णांक भी है, कुल पूर्णांक है। और अब हमें बताना है r के प्रांत और परिसर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो z क्या होता है ये जानना होगा ना हमें। z हमें पता चलेगा तभी तो कुछ हो पाएगा। तो देखो कुछ मुझे जितना याद है, इसमें क्या होता है, नेचुरल प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या
और उसके बाद Q होता है परिमेय संख्या, R होता है वास्तविक संख्या, Z क्या होता है? Z होता है पूर्णांक। हाँ चलो याद आ गया, Z होता है हमारा पूर्णांक। तो अब हम पूर्णांक के बेस पे चलो करते हैं कि A और B क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक किसको कहते हैं? देखो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 आते हैं और W में 0 से 1 2 3 4 आते हैं, Q में तो हमारे परिमेय संख्या आती हैं तो कुछ भी हो सकता है, R में हमारा वास्तविक और सभी वास्तविक संख्याएं आती हैं, Z में पूर्णांक आते हैं मतलब माइनस वाले भी आएंगे, 0 भी आएगा और प्लस वाले भी आएंगे। तो चलो देखते हैं कितनी सारी चीज़ें हो सकती है इसमें। तो देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि जब भी हम किसी संबंध में A और B दोनों को देखते हैं कि एक ही समुच्चय का क्या है? अवयव है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कार्तीय गुणन हुआ है, कार्तीय गुणन हुआ वो Z का Z पे ही कार्तीय गुणन, मतलब Z और Z का समुच्चय, दो समुच्चय जो थे हमारे Z और Z ही थे और इन्हीं का कार्तीय गुणन हुआ। अब चूंकि हमको मालूम है Z जो है एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। अब कैसे पता चला ये अपरिमित समुच्चय? अपरिमित समुच्चय कहते किसको हैं? तो समुच्चय वाले में तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो इसमें डिस्कस नहीं करूं क्या? कर देता हूं थोड़ा सा। अपरिमित समुच्चय जो उसकी लिमिट नहीं होती, जिसके नंबर हमें कभी पता नहीं चलते। एग्जांपल के लिए कि अब हमें मालूम है कि Z में क्या होते हैं? माइनस से स्टार्ट होता है। अगर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा? कोई लिमिट तो इसकी है नहीं, तो लिमिट है नहीं, फाइनाइट ये है ही नहीं, अनफाइनाइट है, तो इस वजह से ये अपरिमित समुच्चय है। तो अपरिमित समुच्चय का फिर उसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये मल्टीप्लाई इनटू मतलब अपरिमित इनटू अपरिमित हो जाएगा ना, बहुत सारा, तो इसमें अवयव हो जाएंगे बहुत सारे। अब जब बहुत सारे अवयव हो जाएंगे और हम कोई भी एक रिलेशन ले लेते हैं, कोई भी रिलेशन ले सकते हैं, क्योंकि R तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे दे भी रखा है A - B एक पूर्णांक है। अगर हम पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करेंगे तो भी पूर्णांक होगा। कहने का मतलब बड़ी संख्या में से 5 में से 4 माइनस करेंगे तो भी जो आता है वो एक पूर्णांक होता है, 4 में से 5 माइनस करते हैं तो भी एक पूर्णांक होता है, क्योंकि Z ही एक, Z क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है और पूर्णांक में माइनस वाले प्लस वाले सारे के सारे आते हैं। तो यहाँ पे जब हम करते हैं संबंध को स्थापित कुछ इस तरह से कि R हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है, तो R में A क्या है? A में कौन कौन से हो सकते हैं? तो हम माइनस वाला कोई भी नंबर लेते हैं, B में भी प्लस वाला माइनस वाला कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस वाला कोई भी नंबर हो सकता है। तो A और B में तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि R में A जो है, मतलब R का क्या बोलते हैं, क्या था भाई हमारा, क्या क्या क्वेश्चन था? प्रांत परिसर। हाँ, तो R का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो प्रांत हम किसको कहते हैं? प्रांत हम कहते हैं R के मतलब संबंध के क्रमिक युग्मों का जो प्रथम पद होता है वो प्रांत होता है। तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब तुमको मालूम है माइनस वाले से स्टार्ट करके प्लस वाले तक कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? ठीक। और परिसर की बात करें, क्योंकि इसमें कोई लिमिट तो दे ही नहीं रखा ना, पूरा ख़त्म है। A में से B घटाने पे पूर्णांक आएगा, किसी को भी घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। परिसर की जब बात करते हैं हम लोग, तो परिसर में भी फिर वही चीज़ हो जाती है, क्योंकि A अगर हम 2 मानते हैं तो अब B में क्या मान सकते हैं? 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, कोई लिमिट बच ही नहीं गई। तो ये भी क्या हो रहा है? माइनस वाले से शुरू होके 1 2 3 डॉट 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 हो रहा है। तो इसका, इस संबंध का प्रांत और परिसर दोनों क्या हो जाएगा? Z ही हो जाएगा। ठीक है, Z क्या है? एक पूर्णांक है और इस वजह से चूंकि अब इसका प्रांत में क्या आया? ये सारे के सारे समुच्चय आ गए ना, पूर्णांक पर सारे के सारे पूर्णांक इसमें आ गए, परिसर में भी सारे के सारे पूर्णांक आ गए। तो इस संबंध R का प्रांत और परिसर दोनों का दोनों Z ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा और इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग संबंध के बाद फलन सीखने वाले हैं। तो अगर सब कुछ अच्छे से सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर ही चुके होगे अभी तक, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, हो सकता है उनकी कुछ हेल्प हो जाए, है ना? तो मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।